Assalamualaikum. वेलकम टू द शॉर्ट वीडियो सीरीज ऑफ सीएस एग्जाम प्रिपरेशंस। मेरा नाम फराज खान है और ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड लेक्चर है, मतलब पार्ट 2 है। और ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2018 या 2019 में अपीयर होंगे, क्योंकि इस लेक्चर में मैं वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो सीएसएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कैंडिडेट को पास या फेल करने में। और इंशाल्लाह जब ये वीडियो एंड होगी तो सीएसएस एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सीएसएस एग्ज़ाम का पासिंग रेशो इतना लो क्यों होता है। मतलब इतने हज़ारों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि हार्डली 150, 200 या मैक्सिमम 250 कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई करते हैं। तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है पास और फेल करने का। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हर साल तकरीबन 15 to 20,000 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से ओनली 50 to 60% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मतलब बाकी 40 to 50% कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं होते एग्ज़ाम में। तो आपका कंपटीशन आप देखें कि जो अपीयर हुए थे या जिन्होंने अप्लाई किया था, यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो पहले ही 30 to 40% कम हो चुका है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जितने कैंडिडेट्स, मतलब 50 to 60% जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने के बाद अपीयर हुए थे एग्जाम में, उनमें से भी 20 या 30% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बगैर प्रिपरेशन के, बगैर गाइडेंस के एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाता है और फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो जो कैंडिडेट्स फेल होते जा रहे हैं वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन सही गाइडेंस के हिसाब से की हुई है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो लो होता जा रहा है। अब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 15 to 20,000, अगर आप उसका 20 to 30% निकालें तो ये तकरीबन 7 to 8,000 रह जाएगा सिर्फ। मतलब कि आपका कंपटीशन जो होगा वो 7 to 8,000 कैंडिडेट से होगा। और अगर इसी रेशो को हम आगे लेकर चलें, मतलब ये उनका कंपटीशन है जो प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करके अपीयर हो रहे हैं। तो अगर इस रेशो को आप देखें तो फिर आपको ये जो पासिंग रेशो है 2% या 3%, वो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनमें कंपटीशन होता है जो अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो हम 20,000 कैंडिडेट्स देख रहे थे वो रह जाते हैं आपके लास्ट में 7 या 8,000। तो कंपटीशन आपका 30 to 40% रह जाता है, जिसमें आपको compete करना या सरवाइव करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब हम वो रीजंस देखते हैं कि किन रीजंस की वजह से वो कैंडिडेट्स फेल होते हैं जो प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो 20-30% कैंडिडेट्स तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं वो सारे पास क्यों नहीं होते, उनमें से भी सिर्फ 2 या 3% कैंडिडेट्स क्यों पास होते हैं। तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक रीजंस हैं जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट अच्छी तरह तैयारी करता है किसी सब्जेक्ट या किसी पेपर की, और जब पेपर उसके सामने आता है तो वो उस कैंडिडेट से ज़्यादा कंफ्यूज होता है जिसकी तैयारी नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, टाइम टाइम भी लिमिटेड होता है और आपको 4 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कैंडिडेट उस वक्त बहुत ज़्यादा पजल्ड होता है। पहले तो ये सिलेक्ट करना मुश्किल होता है कि आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और कौन से नहीं। तो इसी पैनिक सिचुएशन में कैंडिडेट जो होता है वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस को या क्वेश्चन की डिमांड को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता सही से। अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आया पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में सी पैक के हवाले से, क्योंकि सी पैक आजकल बहुत ज़्यादा सराउंड कर रहा है, तो जब भी मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर सी पैक का कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अब हर कैंडिडेट, सीएसएस का कैंडिडेट लाजमी सी पैक, तो जब वो क्वेश्चन में सी पैक देखेगा तो उसके दिमाग में सारे सी पैक के आइडियाज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स उसके दिमाग में सी पैक के आने लगेंगे। इस वजह से वो पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेगा। मतलब कि अगर सी पैक के वो एडवांटेजेस मांग रहा है, तो आगे किसी पार्ट में वो क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस की भी बात करेगा, लेकिन कैंडिडेट क्या करता है कि वो सारा फोकस अपना एडवांटेजेस को दे देता है और दूसरा कोई ना कोई पोर्शन उसका इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये जो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते क्वेश्चन, इसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं क्वेश्चन के। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि कैंडिडेट्स वो लिखते हैं अपने आंसर में जो उनको पता होता है, वो नहीं लिखते जो कि क्वेश्चन में मांगा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोबारा मैं वो एग्जाम्पल दूंगा, आपने सी पैक पढ़ा है और आपने देखा क्वेश्चन में कि सी पैक एक वर्ड आ गया है, तो आप फौरन वहीं पे उस क्वेश्चन को सर्किल करेंगे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता है। आप आगे का क्वेश्चन नोटिस ही नहीं करेंगे कि उसकी डिमांड क्या है, कि वो सी पैक के चैलेंजेस की बात कर रहा है, सी पैक की अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, या सी पैक के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप सिर्फ सी पैक को कंसीडर करेंगे और इसी वजह से आप सारा का सारा सी पैक की कहानी उसमें लिख देंगे, बल्कि वो नहीं लिखेंगे जो क्वेश्चन में मांगा गया है। दूसरी मेजर मिस्टेक कैंडिडेट्स ये करते हैं। उसके बाद तीसरी जो मिस्टेक है, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स और हमारे आइडियाज बिल्कुल टॉपिक को हिट कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको सही तरह से पेपर के ऊपर लिख नहीं पाते या डिलीवर नहीं कर पाते। वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन आया, अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही पैरा में पूरा अपना आंसर लिखते हैं। मतलब हेडिंग भी आंसर की, और जब फर्स्ट वर्ड लिखते हैं और लास्ट वर्ड लिखते हैं तो वो एक ही पैरा होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी छुपे हुए होते हैं सीएसएस के एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन को आपको अलग अलग टाइम देना होता है और हर एक पॉइंट को अलग डिस्कस पैराग्राफ में। तो पैराग्राफिंग की टेक्निक बिल्कुल आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स बनाते हैं तो चेकर को भी इजी हो जाता है कि वो आपके पेपर को किस तरह से जज करेगा और मार्किंग करेगा। इस तरह से आपकी लेंथ भी बढ़ती है पेपर की और आर्ग्यूमेंट्स भी ज्यादा बिल्ड होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब कि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ना हम उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ना उसकी बॉडी में हम अच्छी तरह पैराग्राफिंग करते हैं, ना उस क्वेश्चन का हम कंक्लूजन लिखते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं, और जिनके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स होते हैं वो भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी कॉपी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहा है और वो किसी लीडर की कोटेशन को कोट कर रहा है अपने पेपर में, तो वो उसी पेन से कोट कर देता है जिस पेन से वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। और अक्सर कैंडिडेट्स तो एक बॉल पेन लेके जाते हैं, कोई इतनी जहमत ही नहीं करता कि कोई मार्कर्स लेकर जाए या कलर कंट्रास्ट चलाए पेन्स का। एक बॉल पेन लेकर जाते हैं, क्वेश्चन भी उससे ही लिखते हैं, आंसर्स भी उससे ही लिखते हैं। कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो वो भी उसी पेन से लिख रहे हैं, कोई फैक्ट्स या फिगर्स दे रहे हैं तो वो भी उसी पेन से लिख रहे हैं। वो उससे क्या होता है कि आपका डेटा सारा वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि जब चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा और सब एक जैसा ही लिखा हुआ होगा, एक जैसी राइटिंग में, एक जैसे पेन में, तो हो सकता है वो कुछ मिस भी कर दे। वर्ड बाय वर्ड तो आपकी कॉपी पढ़ेगा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज उसको चेक करनी होती है। तो अगर उसने आपकी वही चीज मिस कर दी जहाँ पे आपने कोटेशन मार्क की है या कोई आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, तो ये आपका डेटा सारा वेस्ट होगा। इस वजह से भी आपके मार्क्स कम होते जाते हैं और आप फेल के बॉर्डर पे आते जाते हैं। उसके बाद जो एक बड़ी गलती करते हैं कैंडिडेट्स वो ये कि निगलेक्ट करते हैं कोर क्वेश्चन की और अपनी कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपको कहानियां लिखने के या कॉपीज भरने के मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना होता है, सिर्फ वही लिखना होता है जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है। अब कैंडिडेट्स जिनको एक क्वेश्चन समझ नहीं आता
तो जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो फिर वो कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनके मार्क्स भी कटते हैं। लास्ट मिस्टेक जो है, लास्ट तो नहीं, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस स्लाइड की लास्ट मिस्टेक कि कैंडिडेट्स अपनी अटेम्प्ट्स वेस्ट करते हैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो कहते हैं यार एग्जाम देके देखते हैं, देखें तो सही होता कैसा है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जब तक आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो, अच्छी तरह आपने टाइम ना दिया उस चीज को, आप अपियर ना हो, आपको हर एक चीज का बारे में पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, इसके अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है, इसका सिलेबस कोर्स, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और इन सारी बातों को बताने का मकसद ये है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सीएसएस के एग्जाम में आपको पास कैसे होना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फेल होने से कैसे बचना है आपको। क्योंकि अगर आप फेल होने से बच गए तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो है पास। तो आपको पास नहीं होना, आपको सिर्फ फेल होने से बचना है, पास आप खुद ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपको वाइट वाइट और रेड कलर में जो चीज दिख रही है, ये मेरी कोई घर की चीज नहीं है। ये एफपीएससी के एग्जामिनर्स की वो रिपोर्ट है जो वो हर साल रिजल्ट के बाद पब्लिश करते हैं, और सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स फेल होते हैं या पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। तो जितनी मैंने रेड इसके अंदर लाइंस हाईलाइट की हैं, अगर आपको ये नजर आ रही हैं तो इसको वन बाय वन देखते हैं। ये ये मैंने जो स्नैपशॉट लिया है, ये ऐसे के लिए था। मतलब कि ये ऐसे के जो पेपर्स कैंडिडेट्स फेल करते हैं, ये उनकी जजमेंट थी ऐसे के पेपर के हवाले से। तो अब 80 to 90% कैंडिडेट्स ऐसे के पेपर में फेल होते हैं, या तो ऐसे के पेपर में फेल होते हैं या इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में फेल होते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ इसी सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज हर सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आइडियाज वर नॉट कोहेरेंट। अब कोहेरेंट आइडियाज क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, या ऐसे की बात कर लेते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। तो जब आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसकी सबसे पहले आउटलाइन बनती है। आउटलाइन बनने के बाद इंट्रोडक्शन होता है, और फिर उसकी पूरी बॉडी होती है, एंड में उसका कंक्लूजन होता है। तो जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो हर एक पैराग्राफ का एक बुलेट पॉइंट देते हैं, जैसे किसी भी बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है कि इसमें ये इस बुक के अंदर कंटेंट है। अब आपके पास जो टॉपिक आया है, आप जाहिर सी बात है आपको उसकी एक आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन के जो आप पॉइंट्स बना रहे हैं, हर एक पॉइंट एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पे जो ये कह रहा है कि आइडियाज वर नॉट कोहेरेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि जो आपने आइडियाज दिए हैं अपनी आउटलाइन में, वो उस टॉपिक से या तो मैच नहीं कर रहे, या अगर कहीं मैच कर रहे हैं, रेलेवेंट है, तो उनको सही से कनेक्ट नहीं किया हुआ। मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद जो आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा है, उनके बीच में कनेक्शन या ऐसी बॉन्डिंग नहीं है जो ये शो करे कि आप उसी टॉपिक की बात करो जो आपसे पूछा गया है। आपको पैराग्राफ्स की एक चेन बनानी होती है। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कनेक्ट द सेकंड पैराग्राफ। अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ का शेडो सेकंड पैराग्राफ में नहीं आएगा, तो मतलब आप अपने टॉपिक से डेविएट हो गए, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, रैंडम थॉट्स वर ब्रॉट टुगेदर विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि आप जब ऐसे अटेम्प्ट करते हैं या आउटलाइन बनाते हैं, तो जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही होती हैं, आप वो सब की सब आउटलाइन के अंदर लिख देते हैं। और जब आउटलाइन के अंदर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको बॉडी में पैराग्राफिंग भी करेंगे उसकी। तो ये मिस्टेक ना करिएगा कि जितने आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स करें, रफ पेपर पे आप पहले एक रफ आउटलाइन बनाएं। रफ में जितने आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, आप उसको पहले नोट डाउन करें। उसके बाद आप उसकी एक सीक्वेंस बनाएं और देखें कि कौन से पॉइंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रेलिवेंट है उस टॉपिक के हिसाब से। आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें और फिर उसकी एक आउटलाइन बनाएं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका, लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स।
इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो रट्टे वाला ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने जो ऐसे की तैयारी की वो वर्ल्ड टाइम्स की कोई भी आप बुक लाए, आपने सारे एसेस का उसमें रट्टा मारा और वही का वही आपने एग्जाम में छाप दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पुराने भी होते हैं, फैक्ट्स भी पुराने होते हैं, और जो चेकर है वो प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको पता होता है कि कैंडिडेट ने अपने माइंड से लिखा है, अपनी एनालिटिकल अप्रोच दिया है, या फिर ये रट्टे वाला ऐसे है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लैग करते हैं रिसर्च में, मतलब कि वो इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करते और उनकी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, और रैंडमली वो उनके जहन में जो आ रहा होता है वो लिखते जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे आपका फेल होता है। उसके बाद जो ये पॉइंट है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। इसमें ये कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसमें आप 8 10 12 जितने भी आप पॉइंट्स बना रहे हैं वो हर पॉइंट उस टॉपिक को हर एंगल से कवर करना चाहिए। मतलब कि अगर आप टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो टेररिज्म इन पाकिस्तान की जो आउटलाइन होगी वो हर एंगल से पाकिस्तान को टेररिज्म को कवर करना चाहिए। मतलब कि टेररिज्म है क्या, पाकिस्तान में टेररिज्म कब आई, इसके इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या है, और इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके रीजंस क्या है, और जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर इससे आउटर वर्ल्ड के ऊपर, यानी जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं या वो कंट्रीज जिनका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, उनका असर क्या पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का इमेज क्या डेवलप हो रहा है, इसके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या जनरेट हो रहा है। इस हवाले से आपको हर एक एंगल कवर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ टेररिज्म के 2 3 पैराग्राफ्स बनाए और कोई 1 2 एंगल आपने लिख दिए बाकी मिस कर दिए। इसके लिए आपको ठीक ठाक फैक्ट्स भी चाहिए होते हैं, कोटेशंस चाहिए होती हैं जो लीडर्स या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इस हवाले से कोई भी बात करते हैं उस टॉपिक के हवाले से, या कोई आप रिलीजियस अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुरान को कोट कर रहे हैं तो उसकी कोई आयत या हदीस हो, उस टाइप का जो ये डेटा होता है, ये कैंडिडेट्स ज्यादातर ये नहीं लिखते ऐसे के पेपर्स में। तो वो सिर्फ अपने थॉट्स डिफाइन तो कर देते हैं लेकिन उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। यही बात ये इधर कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स ऐसे अटेम्प्ट करते हैं वो क्रैम्ड अप होता है, मतलब कि रट्टा मार के वो ऐसे लिख देते हैं, बाकी जो ऐसे के अंदर डिमांड किया है क्वेश्चन वो मिस कर देते हैं, क्योंकि वो टॉपिक में वही वर्ड देखते हैं कोई जो उनको पहले से पता होता है, बाकी वो जो सेंटेंस है या क्वेश्चन है वो मिस कर देते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है उसमें वो लेंथ का इशू होता है। अच्छा, लेंथ जो डिमांड करती है एफपीएससी या ऐसे का पेपर, वो 2500 to 3500 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 2500 या 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखें। अगर आप टॉपिक को हिट कर रहे हैं, आपने रेलेवेंट और कोहेरेंट ऐसा लिखा है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो आप 1500 वर्ड्स के ऐसे भी पास हो सकते हैं। और अगर आपने रैंडम थॉट्स लिखे हैं, अपनी कहानियां लिखी हैं, तो भले आप फिर 5000 वर्ड्स लिख दें, आपका पेपर पास नहीं हो सकता। उसके बाद जो बड़ी मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स, ग्रामर स्पेलिंग और पंक्चुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और पंक्चुएशन तो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये 3 पिलर्स हैं इंग्लिश ऐसे के, अगर इन एक पिलर्स में से एक पिलर भी अगर गिरता है तो आपका ऐसे स्टैंड नहीं कर सकता। इसी तरह ये कह रहा है कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रिप्ट विच वॉज एरर फ्री, मतलब कि जिन लोगों ने ऐसे पास किए हैं उनके ऐसेस भी एरर फ्री नहीं थे, लेकिन उनके एरर्स इतने कम होते हैं कि वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके एरर्स या तो ना हो या कम से कम हो। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से कैंडिडेट्स ऐसे के पेपर में फेल होते हैं। और अगर कोई ऐसे के पेपर में फेल हो रहा है या प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में फेल हो रहा है तो मतलब वो पूरे सीएसएस में फेल हो रहा है। इधर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये एफपीएससी की वेबसाइट का लिंक है जहाँ से मैंने ये पूरी एक रिपोर्ट ली है, तो ये आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं उधर से।
अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट्स के दिमाग में ये आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें। प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, कितना टाइम लगता है पूरी तैयारी करने में। मतलब कि कोई कहता है 2 साल, कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 6 महीने। तो स्टार्ट कब करनी चाहिए प्रिपरेशन? उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और वो है अभी। आज से स्टार्ट करेंगे आप प्रिपरेशन तो ही इसकी प्रिपरेशन खत्म होगी। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगी, ना 6 महीने में ना 1 साल में। और सीएसएस की प्रिपरेशन तो आपकी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उस दिन से ही आप की सारी बुक्स पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, और वही सारी चीजें आपको जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाते हैं तो वही चीजें ज्यादा आपको काम आती हैं ऐसे के पेपर में। पेपर में नहीं, सारे पेपर्स के अंदर। क्योंकि पूरी एज का आपको जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपकी लर्निंग स्किल्स होती हैं, वही आपको हेल्प करती हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते। तो जो आपने स्किल्स पहले ही बना ली होती हैं अपनी, वही आपको हेल्प करती हैं ये सारा सिलेबस कवर करने में। उसके बाद जब ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे इजी तरीका तो यही है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। मतलब कि इस एग्जाम के की एलिमेंट्स क्या है जो वो आपसे पूछ रहा है, ये जो आपको डिलीवर करने हैं। जब आपको इस एग्जाम का पता चल जाता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, मतलब जब तक आपको सवाल ही पता नहीं होगा तो आप जवाब क्या दोगे। तो जब सवाल मिल जाता है तो जवाब देना भी आसान हो जाता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर करना। और जब आप आंसर कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फेल होने के फिर कोई चांसेस हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स और स्किल्स क्या क्या है। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रॉन्ग जोन्स अपने पता नहीं होंगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन भी हो सकती है, आपकी स्किल्स भी हो सकती हैं, कि आप किस टेक्निक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे। क्योंकि हर कैंडिडेट की प्रिपरेशन का जो स्टाइल होता है, जो टेक्निक होती है, वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पहले कवर कर सकते हैं। या अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो फिर आप देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। स्ट्रॉन्ग जोन्स के साथ साथ आपको अपने वीक जोन्स का भी अंदाजा होना चाहिए, ताकि उन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकें जो आपको गिरा सकता है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो अपनी मिसकॉन्सेप्शंस को, मतलब कि उन तमाम वहमों को दूर करना होता है जो आपके आपके बीच में और आपके एग्जाम के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। मिसकॉन्सेप्शन से बंदा यही होता है कि बंदा अपने ट्रैक से हट जाता है, डेविएट होता है और अपना लॉस करता है। तो अपना विजन एकदम क्लियर रखें, और विजन जब भी क्लियर होगा जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगी जब आपको सारी ए टू जेड बेसिक्स इस एग्जाम्स की पता होंगी कि ये डिमांड क्या करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी स्किल्स क्या है। उसके बाद इफेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप सिलेक्ट करते हैं वो एक की रोल प्ले करता है सीएसएस के एग्जाम्स में पास करने में। क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मोस्टली आपके 40-45, हार्डली मैक्सिमम 50 मार्क्स तक आप गेन करते हैं, वो भी किसी एक दो सब्जेक्ट में। बाकी हर कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका स्कोर 40 to 45 के बीच में रहता है। तो 6 सब्जेक्ट्स में अगर आपने 40 मार्क्स लिए तो वो अबाउट 240 बनेंगे। तो आपको मार्क्स लेने हैं 600। तो ये सारे जो एक गैप बन रहा है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हाई स्कोर देते हैं जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट बन पाता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड में है। अगर उस फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं आपके
एफपीएससी की लिस्ट में और आपकी ग्रिप है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें, क्योंकि आपको पता भी होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ग्रिप भी होती है और आपको उस सब्जेक्ट को कवर करने में कम से कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सारे सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी फील्ड के नहीं है, जो कि ज़्यादातर होता है कैंडिडेट्स के साथ, तो आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं जो सबसे इजी हो या सिलेबस उनका शॉर्ट हो, ताकि आपको कम टाइम लगे उनको सिलेक्ट करने में। अब फॉर एग्जांपल ज़्यादातर 80% कैंडिडेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर कैंडिडेट इजीली कवर कर लेता है कम टाइम में। तो अगर आप भी इसी तरीके के कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अच्छे मार्क्स लेने में और अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीक प्रॉपर गाइडेंस। मतलब आपको जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगी आप कभी भी सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीएसएस की प्रिपरेशन में सबसे अहम सवाल है वो यही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीएसएस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सीएसएस के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना। कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब वो इतने ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, इतनी सारी बुक्स का ढेर लगा लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उस चीज़ पे वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो चीज़ उनको नहीं पढ़नी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो टाइम वहाँ यूटिलाइज करते जो उनको पढ़ना चाहिए था। और ये चीज़ सिर्फ आपको गाइडेंस के ज़रिए ही पता चल सकती है कि कम टाइम में किस तरह अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि हम सिर्फ वही चीज़ों को टच करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज आज आपने कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया, फिर कल दूसरा उठा लिया, परसों तीसरा उठा लिया। जो आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं उससे आपको बिल्कुल स्टिक होके रहना है। मतलब अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स आज शुरू किए हैं तो तीसरा सब्जेक्ट आप जब तक ना उठाएं जब तक आपके 2 सब्जेक्ट्स खत्म नहीं हो रहे। मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, एक हफ्ता पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर वो सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो पहला वाला सब्जेक्ट भी वहीं रुक जाता है और नया सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि बर्डन आपका इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट में सारी चीज़ों की मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि जब तक जब तक आपका टाइम मैनेज नहीं होगा आपका सिलेबस और कोर्स भी मैनेज नहीं हो सकता। तो आप अपना टाइम एलोकेट करें कि कौन सा सब्जेक्ट को कौन से कॉम्बिनेशन में आपको कितना टाइम देना है और उस टाइम में आपको वो कोर्सेज ख़त्म करने हैं अगर आपको विद इन टाइम प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करनी है तो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें हम बना तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में हम अच्छा पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमारा पढ़ाई का टाइम कम होता जाता है। तो इसी वजह से जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब होती है। और अगर आपकी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गई तो जाहिर है वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी ख़राब होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक 6 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान बनाया है। मतलब कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2018 में अपियर हो रहे हैं। अब इस प्लान का मकसद यही है कि आप, क्योंकि अब कम टाइम रह गया है अटेम्प्ट के अंदर, तो इस कम टाइम के अंदर सिलेबस आप अपना कैसे कवर कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो इस पूरे प्लान को मैंने डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट ये है। जो स्टार्टिंग के 45 डेज हैं, मतलब कि 1.5 मंथ जो होगा आपका, उसमें आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी विद इस्लामिक स्टडीज आपको स्टडी करना है। ये जो 45 डेज हैं इसमें आपको पूरी कोशिश करके इन 2 सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना है लाजमी। ये जब आपके 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे फिर आपका दूसरा स्टेप आएगा, मतलब दूसरा माइलस्टोन आएगा। जो दूसरा माइलस्टोन आएगा वो भी 45 डेज का है।
इस सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स और कोई भी एक 200 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है। लाइक यहाँ पे करंट अफेयर्स और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ कोशिश करें कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करें। करंट अफेयर्स और आईआर पेपर 1 एंड पेपर 2 200 मार्क्स का है, तो उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको 45 डेज में ये दो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो इजीली हो सकते हैं। यहाँ से आपके कुछ डेज बल्कि बचेंगे भी। इन 45 डेज जब ये कंप्लीट होंगे तो आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होंगे 6 मंथ्स में से। उसके बाद जो फोर्थ मंथ आएगा उसमें आपको पाकिस्तान अफेयर्स और कोई एक 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है। अब जो आपने लास्ट 45 डेज में ये सब्जेक्ट्स कवर किए थे और जिन लोगों ने इस ऑप्शनल की जगह पे इंटरनेशनल रिलेशंस रखा था, वो यहाँ पर लाजमी उनका इंटरनेशनल लॉ भी होगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ वो इंटरनेशनल लॉ कवर करेंगे, या अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं 100 मार्क्स का तो आप वो इसके साथ कवर करें। ये आपके 4 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और जब आपके 4 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके होंगे। उसके बाद 5th मंथ जो आएगा उसमें यहाँ पे आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ये तीनों 100 मार्क्स के हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका जेंडर स्टडीज भी हो सकता है, सोशोलॉजी भी हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, या जो भी सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हैं वो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको 30 डेज, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 10 डेज में कवर करना है, जो कि इजीली हो जाएंगे। यहाँ तक आपके 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। इन 5 मंथ्स में आपके 10 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं। लास्ट मंथ यानी कि 6 मंथ जो बचेगा उसमें आपकी रिवीजन होगी। ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑप्शनल्स, ये कंपलसरी और ऑप्शनल के जो कॉम्बिनेशंस आपने बनाए हैं, ये सारे आपको 1 मंथ के अंदर रिवाइज करने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने इंग्लिश ऐसे और प्रेजेंट कंपोजिशन का पेपर ऐड नहीं किया, वो मैंने यहाँ पे नीचे ऐड पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये जो पूरी टाइमलाइन बनाई है प्रिपरेशन प्लान की, ये फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे मतलब एग्जाम डे तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट साथ लेकर चलने हैं। इन इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए समझ लें आपके पास एक दिन का भी गैप नहीं है। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं। और वो कैसे चलने हैं कि रोजाना आप कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करें। अगर ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो किसी भी टॉपिक की आउटलाइन बना लें। अगर आउटलाइन नहीं बना रहे तो किसी भी एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख लें, बॉडी लिख लें या कंक्लूजन लिख लें। इस तरह से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, जो ऐसे में भी हेल्प करेगी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी राइटिंग स्किल्स में हेल्प करेगी। जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है उसमें 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, जिसमें आपकी 20 मार्क्स की वोकेबलरी है, 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन है और 20 मार्क्स की प्रेसी है। जो प्रेसी है और कॉम्प्रिहेंशन है, ये की है या बैकबोन है इस पेपर की। तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करें डेली बेसिस पे, क्योंकि आपने जहां मिस किया तो ये गैप क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस तरह ये पूरा प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप अच्छी तरह पेपर अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एनालाइज करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस, मतलब जो 6 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या क्या सिलेबस है और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट आता है और सबसे पहला पेपर भी इंग्लिश का ऐसे का ही होता है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एफपीएससी की तरफ से इसका कोई सिलेबस गिवन नहीं है, सिर्फ उन्होंने रूल्स बताए कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर में। जो पहला रूल है वो उनका लेंथ का है, मतलब कि आपको 2500 to 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। जो भी आपको 7 8 या 9 टॉपिक्स गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उनमें किसी भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है।
उसके बाद जो की पॉइंट है ऐसे पेपर का वो ये है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं। अब कैंडिडेट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं एग्जामिनर? कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपसे मांगते हैं ऐसे के अंदर। अगर आप वो चीज उनको अपने ऐसे के अंदर दे देते हैं तो ऐसे का पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटलाइन होती है। आउटलाइन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया एक इंडेक्स बनता है पूरे ऐसे का। आप सारे बुलेट पॉइंट्स आप बनाते हैं कि आप कौन कौन से मेजर एंड माइनर पॉइंट्स अपने ऐसे में डिस्कस करेंगे। जब आपके वो सारी आउटलाइन बन जाती है उसके बाद आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जो आप लिखते हैं वो 200 to 250 वर्ड्स का इनफ है। मतलब अगर आप 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख रहे हैं तो उसके लिए 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी है। लेकिन जो आप 200 या 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका ऐसे कवर करना चाहिए उसके अंदर। मतलब हर चीज़ का उसके अंदर की पॉइंट हो, जो भी आप आउटलाइन बना रहे हैं पूरी आउटलाइन उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो आपका बाकी ऐसे पढ़े या ना पढ़े। अगर आपका इंट्रोडक्शन उसको समझ में आएगा तो वो आगे बाकी आपका ऐसे पढ़ेगा, वरना आपको वहीं पे फेल कर देगा। आपका इंट्रोडक्शन जब सही लिख लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है बॉडी की। बॉडी में आपके पास सारे वो पैराग्राफ्स होते हैं जो आपने आउटलाइन में बताए होते हैं। सारी सीक्वेंस वाइज आप बॉडी के अंदर पैराग्राफिंग करते हैं। और पैराग्राफिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस और रेफरेंसेस है। मतलब जो भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं ऐसे के अंदर उनको आप सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी कैसे दे रहे हैं कि भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। तो उस बात को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये चीज़ें अपने ऐसे के अंदर नहीं डालेंगे तो आपका ऐसे वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जब आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपने सारे पॉइंट्स अपने बॉडी के अंदर लिख दिए, सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने अपने कॉपी के अंदर लिख दिए, तो लास्ट पैराग्राफ होता है आपका कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आपको एक ब्रीफली बताना होता है कि आपने पूरे ऐसे के अंदर डिस्कस क्या किया है, टॉपिक क्या था, आपने उसको एड्रेस किया या नहीं। जो जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है उसी तरह कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। हर एक पॉइंट जो आपने अपनी बॉडी के अंदर डिस्कस किया है उसकी रिफ्लेक्शन कंक्लूजन में होनी चाहिए। इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो ऐसे के अंदर ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन। ये इस पेपर के अंदर जो आप देख रहे हैं ये सारा इसका सिलेबस है। ये रेड येलो और ब्लू में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये इस पूरे पेपर का सिलेबस है, और इसी सीक्वेंस से पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 20 मार्क्स की वोकैबुलरी होती है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक आपको पैसेज गिवन होता है, और नीचे उसके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। उस पैसेज को रीड करके कॉम्प्रिहेंड करके आपको उन 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्रेसी राइटिंग, आपको एक प्रेसी लिखनी होती है और एक उस प्रेसी का टाइटल देना होता है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है तो आपके 60 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन में आपको एक उर्दू में पैसेज दिया जाता है जिसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है। और वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर फ्रेजेस और इडियम्स का जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकें उसके अंदर करें, क्योंकि वो डिमांड यही करता है कि आप इडियमेटिक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी ग्रिप इन क्वेश्चंस पे है तो आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी 30 मार्क्स तक का इसका स्कोर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये ब्लू वाली है।
क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स आपको देते हैं अगर आपने सही प्रैक्टिस की हुई है तो। जिसमें डुअल डायरेक्टेड, जिसमें हमें डायरेक्ट सेंटेंसेस मिलते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एरर करेक्शन का। वो आपको सेंटेंस देता है 7-8, जिसमें से आपको 5 सिलेक्ट करके उनमें से एक एरर फाइंड करके उन सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। ये करने के बाद एक पैसेज दिया जाता है पंक्चुएशन के क्वेश्चन में। एक पैसेज होता है जिसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुई भी होती, तो आपको वो पैराग्राफ समझ के पंक्चुएशन उसके अंदर इंसर्ट करनी होती है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद ईडीएम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और एनालॉजी है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी वोकेबलरी की प्रिपरेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी होगी उतने ज़्यादा आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारे इडियम्स में, पेयर ऑफ वर्ड्स में, एनालॉजी में सारे इंग्लिश की वोकेबलरी होती है। अगर आपको उनके मीनिंग नहीं पता तो आप ये अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो 3 है इसमें आपको टोटल रट्टा लगाना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी टिप या टेक्निक नहीं है जिसमें से आप इसको कवर कर लें, सिवाय इसके कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उसमें से 2-3 हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स के भी कर रहे हैं, यानी कि लास्ट 10 इयर्स के और 90s के पास्ट 10 इयर्स के मिला के ये 20 इयर्स के अगर आप कर लेते हैं सारे, तो उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो रैन एंड मार्टिन है या फिर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इसमें से आप कोई सी भी बुक ले लें, ये सारे सेक्शन वहां से इजीली कवर हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, पाकिस्तान अफेयर्स। अब पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट्स जनरल नॉलेज कहलाते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स उसका पहला पार्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में, और इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं अगर आप इसका पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट करें। तो जो रिकमेंडेड बुक है इस सब्जेक्ट के लिए वो पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी है। फॉर द सिलेबस ऑफ प्री पार्टीशन ओनली, मतलब जो प्री पार्टीशन का जितना सिलेबस है आपको सिर्फ वो पढ़ना है इस बुक से, पोस्ट पार्टीशन इस बुक से नहीं पढ़ना। जो इस बुक के जो टोटल स्टार्टिंग के 130 पेजेस हैं उसमें आपका प्री पार्टीशन कवर हो जाएगा। आपको बस 130 या 140 पेजेस पढ़ने इस बुक के, बाकी नहीं पढ़ना। या तो आप ये बुक रेफर कर दें या ट्रैक टू पाकिस्तान रेफर कर दें प्री पार्टीशन के लिए, दोनों बुक्स अच्छी हैं। उसके बाद मसला रह जाता है पोस्ट पार्टीशन का, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। तो प्री पार्टीशन तो आपका हो गया। पोस्ट पार्टीशन में जो आपको चीज़ें देखनी होती हैं उसमें आपको 1947 से लेकर टिल डेट सारे इश्यूज कवर करने पड़ते हैं, और ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स या किसी और अच्छी बुक से। पोस्ट पार्टीशन या किसी भी मैगजीन से जो करंट अफेयर के इसमें टॉपिक्स होते हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, 1947 के बाद से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में आती हैं, वो स्टार्ट होती हैं प्रॉब्लम से। यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान 1947 से फेस कर रहा है और आज तक कर रहा है, जिसमें पहली चीज़ तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। मतलब कि सिविल मिलिट्री में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे शुरू से ही, मार्शल लॉ लगे और जितने भी कू होते रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, यानी कि 1947 से लेकर 1960 तक 11 प्राइम मिनिस्टर्स आपके चेंज हुए। यानी इतने कम टाइम में, एग्जैक्ट डेट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन कम टाइम में 11 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसके बाद 1956 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान का, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था पाकिस्तान। इस ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इकोनॉमी पाकिस्तान की किस तरह से डाउन हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और बैड गवर्नेंस पाकिस्तान को किस तरीके से डैमेज कर रही है। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पोस्ट पार्टीशन में आपको कवर करने लाजमी है।
जिसमें टेररिज्म भी आ जाएगा, करप्शन भी आ जाएगा, बैड गवर्नेंस भी आ जाएगी। उसके बाद कोर टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर हाल में आपको कवर करने हैं, जिसके अंदर रिलेशनशिप है पाकिस्तान का विद नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, रशिया। ये वो सारी कंट्रीज है जिसका रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली है। तो हर एक कंट्री का आपको देखना पड़ेगा हर एक डिफरेंट एंगल से, क्योंकि हर कंट्री के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप डिफरेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है अपने राइवल्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। उसके बाद डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, टेररिज्म है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन, एनर्जी क्राइसिस, राइट एजुकेशन सिस्टम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ब्ला ब्ला। ये वो टॉपिक्स हैं जो की टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, और इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर काफी हद तक निकलता है। और जो प्री पार्टीशन वाला सिलेबस है वो काफी लेंथी है, लेकिन उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर करने हैं, जैसे जितने भी पाकिस्तान मूवमेंट्स हैं और जितने रिलीजियस मूवमेंट्स हैं और जितने रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, अगर आप सिर्फ उनको भी कवर कर लें तो आपका ये पेपर इजीली अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स थोड़ा सा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि लोग इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स की और रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए तो आपका आर्ग्यूमेंट वैसे ही वीक पड़ जाता है। तो लाजमी है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस अपने हर क्वेश्चन के आंसर में दें। जो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की, उसकी बेस्ट सोर्स तो न्यूज़पेपर है। आप अगर नॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली जो इसका मेन पेज है और एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है नॉन न्यूज़पेपर का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जितने एनालिस्ट हैं वो डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपना एक तज्जिया पेश करते हैं, जिससे आप अगर पढ़ेंगे तो आपका विजन काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। विजन भी ब्रॉड होगा और आपको राइटिंग स्किल्स का भी पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपना आइडिया डिलीवर कर सकते हैं अच्छे एक्सप्रेशन के साथ। न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली एक मैगजीन आता है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का या इकोनॉमिस्ट का। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे इसमें हॉट इश्यूज ये डिस्कस करते हैं पूरे मंथ के। काफ़ी इसके अंदर से आप डेटा ले सकते हैं, फैक्ट्स ले सकते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज या पर्सनैलिटीज हैं उनकी स्टेटमेंट्स, ये अलग से सेक्शन बनाते हैं एक सीएसएस का, तो वहाँ से आप इसका एक पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से जो कोर टॉपिक्स हैं उसमें पाकिस्तान की रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स, जैसे मैंने बताया जितने भी पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और दूसरे स्टेट्स, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एज पर एक्सटर्नल इश्यूज एंड चैलेंजेस, मतलब कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के लिए क्या है, वो चाइना के लिए क्या है, वो अमेरिका के लिए क्या है, और अगर कोई सिचुएशन वॉर की हो जाती है तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी फॉलो करता है, या अगर पीस की कोई सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी फॉलो करता है। ये चीज़ आपको इसमें लाजमी देखनी होगी, क्योंकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही वीक रहेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं दे पाएंगे जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद एक्सटर्नल इश्यूज हैं, जैसे नॉन स्टेट फैक्टर्स हैं, टेररिज्म हो गया, या जो दूसरी कंट्रीज इंटरफेयर करती हैं, जैसे अफगान तालिबान है या अफगान रेफ्यूजीज का इशू है। इस टाइप के आपको इशूज इसमें देखने होते हैं कि वो किस तरीके से डैमेज या हार्म कर रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, आईएमएफ है, शंघाई कॉरपोरेशन है, नेटो, आसियान, पीटीसी। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको आपको कवर करना है। इन सब के सबसे पहले आपको चार्टर पढ़ना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल नहीं पढ़नी, इनका सिर्फ आपको चार्टर पढ़ना है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, और अगर पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है
तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के लिए क्या रोल प्ले कर रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका आंसर यूजलेस होगा। उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस, जैसे अभी अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद अरब क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस चल रहा है, सऊदीया कतर का क्राइसिस चल रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड इश्यूज है, जैसे ईरान इराक, ये सेक्टेरियन इश्यूज जो चलते हैं, ये आपको कवर करना है क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पर होता है और सुपर पावर्स इनको यूटिलाइज करती हैं मुस्लिम वर्ल्ड या पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। उसके बाद वो इश्यूज हैं जो पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा इशू है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बाद एनपीटी है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और एक्सेट्रा। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन घूम फिर के आता है। जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इसमें काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी इंटरनेशनल हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर या तो ऐसे आएगा या कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इससे अफेक्ट हो रही है। और जब ये सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मोस्टली आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो आईएमएफ की रिपोर्ट है जो वो पब्लिश करते हैं, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन्स हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ से आप सारे स्टेट्स इकोनॉमी के ले सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है, डेट कितना है, प्रॉफिट कितना है। उसके बाद ईयरली रिपोर्ट बाय वापडा, यहाँ से आप वो डेटा ले सकते हैं जो आपको एनर्जी क्राइसिस ऑयल क्राइसिस में हेल्प करेगा, यानी पूरे कंट्री के स्टेट्स इस रिपोर्ट के अंदर होते हैं, तो यहाँ से आप सारा इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो करंट अफेयर्स का पेपर आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज़। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है और टाइम टेकिंग भी है, इसीलिए मैंने इसको प्रिपरेशन प्लान में सबसे पहले रखा था कि ये आप पहले स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इसको टाइम मिल सकेगा और प्रेशर भी उस टाइम कम होता है, तो इजीली आप इसका सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके लिए रिकमेंडेड बुक जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ बाय करीम दाद चुगताई की है। इस बुक में पूरा सिलेबस कवर किया गया है, मतलब कि हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जो सिलेबस में डिमांड किया है पीएससी ने। ये इसका सिलेबस है इस्लामियात का, जिसमें ये इसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन है, स्टडी ऑफ सीरा, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लाम एंड वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। ये पूरे 7 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस को आपके कवर करते हैं। इसके और भी सब पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के। इस पूरे सिलेबस को वो बुक इजीली कवर करती है, तो अगर आप सिर्फ ये बुक भी रेफर करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए तो आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ये इसकी डिटेल्ड आउटलाइन है इस पूरे सब्जेक्ट की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। इसमें जो आप ये बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं ये इसके सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, और सारे इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो है स्टडी ऑफ सीरा, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ है एज अ रोल मॉडल, वो किस तरह इम्पेक्ट किया है उसने पूरी वर्ल्ड को और इस्लाम को। तो उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज ए डिप्लोमेट, एज ए एजुकेटर, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड पीस मेकर। ये सेकंड चैप्टर पूरा सीरा के ऊपर है। इसी तरह थर्ड चैप्टर ह्यूमन राइट्स का है, चौथा चैप्टर इस्लामिक सिविलाइजेशन का है। ये सारे इसके अंदर हिस्ट्री भी आ जाएगी, इस्लामिक बिलीफ भी आ जाएंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो ये है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप इस्लाम को और वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, वो आप इजीली कवर कर सकेंगे पेपर में। फिफ्थ चैप्टर इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इसमें सारे कंटेम्प्रेरी इशूज आते हैं, मतलब कि करंट वर्ल्ड में जितने इशूज आ रहे हैं जैसे टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो इस्लाम के साथ कैसे रिलेट करते हैं या इस्लाम उन इश्यूज को कैसे एड्रेस करता है।
जैसे अभी दाइश एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैला रही है, तो इस्लाम उसको कैसे निगेट करता है और कैसे अपना मैसेज डिलीवर करता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर्ड है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इस्लाम कैसे एडमिनिस्टर करता है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स को, ह्यूमन अफेयर्स को, और जो भी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से गवर्न करता है, ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। वन बाय वन इसको देखेंगे आगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जिसमें आपके पास इसका सोशल सिस्टम आ जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा, जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद, ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारा आपका इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है, और इस सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट रीडिंग देनी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके लिए आपको रेफरेंसेस कलेक्ट करना भी बहुत लाजमी होगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें या तो कोई हदीस या कोई कुरान की आयत का रेफरेंस देना हर क्वेश्चन में लाजमी है, ताकि जो आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। तो ये था इस्लामिक स्टडीज। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये सब्जेक्ट इजी भी है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट्स की बात की है वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं देते, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये आपको अच्छा स्कोर दे सकता है, और कैंडिडेट्स इसमें 80 टू 90 मार्क्स तक स्कोर करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 60% है, मतलब कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल साइंस में से होते हैं, और 40% जो मार्क्स होते हैं, मतलब 40 मार्क्स का जो पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी में से होता है। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो टोटली थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें टोटल थ्योरीज है, इसमें सारी थ्योरी है 60 मार्क्स की, और ये जो 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का सेक्शन है इसमें टोटल मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग है। इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पूरा होता है। अब जो थ्योरी है उसमें साइंस की सारी फील्ड्स कवर करता है ये, मतलब साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं अप्रोक्सीमेटली सारी साइंस की फील्ड्स कवर करता है, और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग वाले यानी मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में ये मैथ्स की तकरीबन बेसिक्स सारी कवर करता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन की पहले बात करते हैं। इसमें फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फूड साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि एस्ट्रोनॉमी से लेकर बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या जितनी भी इंजीनियरिंग्स हैं उन सब का इसके अंदर कहीं ना कहीं टच होता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं आप, फिर उसी में आपके पास हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, यानी कि जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फूड साइंसेज में आपको बैलेंस डाइट का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीन्स के आईटी आ जाएगा आपका, तो इसमें जो इंजीनियरिंग के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें आपकी टोटल थ्योरी और ये साइंस के जो इम्पोर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको ये कवर करता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें मैथ्स, बेसिक मैथ्स के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं और मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जैसे हम अक्सर फेसबुक पे क्विजेस देखते हैं उसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें शेप्स वाले भी होते हैं, जिसको हम वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं, और कुछ क्विजेस होती हैं, कुछ रिडल्स होती हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं अर्थमेटिक की। तो 40% ये आपका पोर्शन कवर करता है। इस तरह आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ये जोन वीक है थ्योरेटिकल, तो आप लाजमी है कि ये वाला जोन आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ से स्कोर अच्छा कर लिया तो ये आपके वीक पॉइंट कवर हो जाएगी, और इस सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना लाजमी है ताकि आपका एग्रीगेट स्कोर अच्छा हो सके जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पे आपकी एक
कंपलसरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल थी, और जो भी इस वीडियो में कमी रह गई है या जो भी पॉइंट्स मैंने कवर ना किए हों वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज़ की होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप मिस ना करिएगा, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश ऐसे पेपर को डिस्कस मैं करूँगा और इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन के पेपर को डिस्कस करूँगा, जिसमें चूजिंग अ टॉपिक से लेकर कंक्लूजन तक मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा आपको। जितना भी मुझे पता है मैं वो आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर है उसमें भी जो मेजर पार्ट्स हैं इस पेपर के वो डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आई है, और फीडबैक आप अपना ज़रूर दें कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके मैं कौन कौन से पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ और आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।